ख्वाहिशें। क्या माँ तुम भी जब देखो तब बच्चे की रट लगाए रहती हो जाएगा बच्चा, पहले हमें पूरी तरह सेट तो हो जाने दो। समीर ने झुंझलाकर प्रभा जी से कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरी ख्वाहिशें है कि मरने से पहले कम से कम पोता पोती का मुंह तो देख लूं। इसलिए प्रभा जी ने अपनी ख्वाहिशें हाजिर करते हुए कहा, लेकिन माँ रचना की अभी अभी जॉब लगी है। अब अगर प्रेगनेंसी के चलते रचना ने जॉब छोड़ दी तो इतने बड़े शहर में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा और अपने घर का लोन चुकाना अकेले मेरी सैलरी से संभव भी नहीं है। और हाँ माँ, जब से तुम गांव से शहर आई हो तब से हमारे रिश्तेदारों का आना जाना भी काफ़ी बढ़ गया है। अब ऐसी महंगाई में घर का बजट भी तो मैनेज करना पड़ता है ना। ऊपर से तुम पोता पोती की जिद कर रही हो। तुम्हें तो पता है बच्चों के आने से खर्चे कितने बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने और रचना ने अभी बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा है। समीर ने माँ को समझाना चाहा, लेकिन बेटा तुम्हारे सारे दोस्त को 1 या 2 बच्चे हैं, ऐसे में तुम भी। प्रभा जी ने फिर अपनी बात रखी। अरे माँ, उन सब की कहानी अलग है। किसी को घर के लोन की चिंता नहीं है तो कोई अपना पुश्तैनी कारोबार संभाल रहा है। अब पिताजी तो कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ गए और ना ही कोई सरकारी नौकरी। उनका तो कर्ज भी मुझे भी चुकाना पड़ रहा है। समीर ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अब प्रभा जी कुछ शांत थी। उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं कहा, चुपचाप गैलरी में रखी कुर्सी पर जा बैठी। शाम को दीपक हुए भगवान से यही प्रार्थना की कि घर में सुख शांति बने रहे। सुबह उठते ही प्रभा जी ने अपना बैग भरना शुरू किया। दिवंगत पति की तस्वीर बैग में रखते हुए उनकी बातों याद आ गई। कहते थे प्रभा, पोता पोती के साथ खेलने की मेरी तो ख्वाहिश अधूरी रह गई, पर तुम मेरी और अपनी इस ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा कर। सोचते हुए उनकी आंखें भर आई। समीर और रचना ने एक साथ पूछा, कहाँ जा रही हो माँ? प्रभा जी ने कहा, अब यहाँ मन ही नहीं लगता, सो गांव वापस जा रही हूँ। लेकिन यूँ अचानक? समीर और रचना ने पूछा। हाँ बेटा, यहाँ तुम्हारे पास होते हुए भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, परंतु गांव में अकेली होते हुए भी तुम्हारे बाबूजी की यादें हमेशा मेरे साथ होती है। और फिर हम दोनों की ख्वाहिशें भी तो अलग अलग है। अब चल, मुझे स्टेशन छोड़ा। आंसू पोंछते हुए प्रभा जी ने कहा।